जी अस्सलाम वालेकुम। ACC F8 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हमने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में स्टडी किया था कि ऑडिट रिपोर्ट कैसी होती है, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। हमने उसके डिफरेंट पैराग्राफ्स को वन बाय वन स्टडी किया था। उसमें जो सबसे अहम पैराग्राफ है वो कौन से वाला था, रिकॉल कीजिए। सबसे अहम पैराग्राफ कौन सा था ऑडिट रिपोर्ट में? ओपिनियन पैराग्राफ। ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या ओपिनियन पैराग्राफ एक ही तरह का होता है, क्या एक ही तरह का ओपिनियन दिया जाता है या डिफरेंट टाइप्स का ओपिनियन होता है। ये स्टडी करेंगे। आज के हमारे लेक्चर का फोकस यही है। ये हमारे ACCA के सिलेबस में पार्ट ए में 5B और 5C ये दो सेक्शंस हैं जो कि इस कंसेप्ट से रिलेट करते हैं। कंसेप्ट क्या है फिर से बताइए, कौन सा है? कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स या पैराग्राफ होते हैं। सबसे अहम पैराग्राफ कौन सा है? ओपिनियन। और रिपोर्ट में जो ओपिनियन होता है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे आपको रिकॉल कीजिए, आपको हमने क्या स्टार्ट में स्टडी किया था कि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करनी है तो शेयर होल्डर्स को क्या बताना है? नंबर 1 कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, या नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई ना कोई गड़बड़ है। अब जाहिर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक होंगी तो ओपिनियन कुछ और होगा, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई गड़बड़ होगी तो डेफिनेटली ओपिनियन कुछ और होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, ऑडिटर क्या कह रहा होगा? ऑडिटर कह रहा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ है तो ऑडिटर क्या कह रहा होगा? मे बी ऑडिटर उसमें ये कह रहा हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या इससे मिलती जुलती कोई बात कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो ऑडिटर ओपिनियन देगा, जो ऑडिटर रिपोर्ट देगा, उसमें ओपिनियन एक तरह का नहीं होगा, ओपिनियन की डिफरेंट टाइप्स होंगी। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ ठीक है तो ओपिनियन कुछ और तरह का होगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ गलत है, ओपिनियन किसी और तरह का होगा। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ठीक कुछ गलत है, ये भी तो पॉसिबल है, कुछ ठीक कुछ गलत हो, तो ओपिनियन की टाइप कुछ और होगी। आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कशन करनी है कि क्या पॉसिबिलिटी है ऑडिट रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ओपिनियन की टाइप्स की, ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जो सबसे अहम चीज, अच्छा ये याद रखिएगा, ये जो ओपिनियन होता है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है। रिपोर्ट में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा, ये ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन करने से पहले मुझे बताइए, ऑडिटर कोई सोचो विचार करेगा या नहीं? कुछ फैक्टर को कंसीडर करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। किन फैक्टर को कंसीडर करेगा? दो चीजें। जब कभी ऑडिटर डिसाइड करेगा क्या कि मैंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है, ऑडिट करने के बाद इस पे कौन सा ओपिनियन देना है, टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगी। जब कभी ऑडिटर डिसाइड करेगा मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई करने के बाद अब मैंने टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा देना है, ऑडिटर अपने आप से दो सवाल पूछेगा। अपने आप से कितने सवाल पूछेगा? दो सवाल। इन दो सवालों का जवाब जैसे ही सामने आएगा डिसाइड हो जाएगा टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा है। फिर से ऑडिटर ने जो रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन देना है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ सर्कमस्टेंसेस में एक टाइप ऑफ ओपिनियन दिया जाता है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में अदर टाइप ऑफ ओपिनियन दिया जाता है। ऑडिटर कैसे डिसाइड करता है कि किस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा? दो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ऑडिटर अपने आप से दो सवाल पूछेगा। पहला सवाल, इज देयर ए मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन? क्या इस ऑडिट में कोई मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है? पहला सवाल। नंबर 2, दूसरा सवाल, अगर कोई मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट क्या था? क्या उसका इफेक्ट इमटेरियल था, मटेरियल या परवेसिव? फिर से, क्या ऑडिटर जो रिपोर्ट में ओपिनियन देता है सिर्फ एक तरह का होता है या एक से ज्यादा टाइप्स है? एक से ज्यादा टाइप्स है। तो किस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा ये हम आज सीखेंगे। तो जब कभी ऑडिटर ने डिसाइड करना होता है, भैया ऑडिट को मैंने कंप्लीट कर लिया, रिपोर्ट साइन करने की बारी आ गई, रिपोर्ट ड्राफ्ट करने की बारी आ गई, अब इस टाइम पे मैंने कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। जब ऑडिटर ये डिसाइड करेगा अपने आप से कितने सवाल पूछेगा? दो सवाल पूछेगा। पहला सवाल क्या पूछेगा? क्या इस ऑडिट में जो कंप्लीट हो चुका है तकरीबन, सिर्फ अब रिपोर्ट देना रह गया है, इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी? फिर से बोले, क्या मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी? और दूसरा सवाल, अगर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी उसका इफेक्ट क्या था, इमटेरियल, मटेरियल या परवेसिव? ये
अब यहाँ पे सवाल तो हमने समझ लिए, इन सवालों में कुछ टर्म्स यूज हुई हैं। नंबर 1 मिस स्टेटमेंट क्या है, नंबर 2 स्कोप लिमिटेशन क्या है, फिर इसके बाद इममटीरियल क्या है, मटीरियल क्या है, परवेसिव क्या है। ये तो हमें अभी कुछ नहीं पता। हमने ये तो सीख लिया कि ओपिनियन देने से पहले क्या डिसाइड करना है, मिस स्टेटमेंट है या नहीं, स्कोप लिमिटेशन है या नहीं, और अगर है तो इसका इफेक्ट इममटीरियल है, मटीरियल के परवेसिव। लेकिन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इन पांचों टर्म्स के बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते। आइए पहले इन टर्म्स को सीखते हैं, इनका क्या मतलब है, फिर इसके बाद देखेंगे कि इनके कॉम्बिनेशन से कैसे टाइप ऑफ ओपिनियन डिसाइड होता है। पहले हम सीखेंगे क्या, अब अगले लेक्चर में क्या सीखने जा रहे हैं, हम सीखेंगे मिस स्टेटमेंट क्या है, हम सीखेंगे स्कोप लिमिटेशन क्या है, फिर इसके बाद क्या सीखेंगे कि इममटीरियल कब इफेक्ट होता है, इफेक्ट कब मटीरियल होता है, इफेक्ट कब परवेसिव होता है। फिर उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे क्या कि डिसाइड करें कि इस कॉम्बिनेशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन दिया जाता है। जैसे मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट मटीरियल हो, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन दिया जाता है, जैसे मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट मटीरियल हो, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन दिया जाता है, जैसे मिस स्टेटमेंट हो उसका इफेक्ट परवेसिव हो, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन दिया जाता है। या अगर स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट इममटीरियल है, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा। अगर स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट मटीरियल है, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा। और अगर स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट परवेसिव है, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा। इन शॉर्ट फिर से, जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब ऑडिटर रिपोर्ट देगा उसमें ओपिनियन में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन है, कौन सा ओपिनियन किस सिचुएशन में देना है ये डिसाइड करना ऑडिटर का सबसे बड़ी प्रोफेशनल समझ लीजिए उसकी जजमेंट है। ये डिसीजन करने से पहले ऑडिटर अपने आप से 2 सवाल पूछता है, क्या इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं। और दूसरा सवाल, अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट क्या है, इममटीरियल, मटीरियल या के परवेसिव। वन बाय वन अब हम स्टडी करेंगे। क्या सबसे पहले मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट क्या है जी, सिंपल। मिस स्टेटमेंट क्या है, मिस स्टेटमेंट है डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ और लिखा हुआ है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कुछ और रिक्वायर कर रहे हैं, ये है मिस स्टेटमेंट। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने कहा, एग्जांपल सुने, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने कहा, यानी आईएफआरएस जो सबसे बड़ा फ्रेमवर्क पूरी दुनिया में यूज होता है, सबसे ज्यादा जो पूरी दुनिया में फ्रेमवर्क यूज होता है वो कौन सा फ्रेमवर्क है, आईएफआरएस। आईएफआरएस कहते हैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो फिक्स एसेट्स पे। मैनेजमेंट ने कुछ फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं की, ये क्या है, मिस स्टेटमेंट है। आईएफआरएस ने कहा डेटर बैंकरप्ट हो जाए प्रोविजन रिकॉर्ड करो, राइट ऑफ करो। मैनेजमेंट ने राइट ऑफ नहीं किया, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, डेटर बैड है, लिक्विडेशन की तरफ जा रहे हैं, बैंकरप्ट हो गया डेटर लेकिन प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, राइट ऑफ नहीं किया। बताइए ये क्या है, ये मिस स्टेटमेंट है। आईएफआरएस कहता है इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाए तो उसे एनआरवी पे राइट डाउन करो, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाए एनआरवी पे राइट डाउन करो। इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, मैनेजमेंट ने इसे कॉस्ट पे ही रखा हुआ है, ये क्या है, मिस स्टेटमेंट है। यानी ये डिफरेंट एग्जाम्पल देने को 50 और एग्जाम्पल दी जा सकती है, वो वन बाय वन हम एग्जाम क्वेश्चन में केस स्टडी में करेंगे भी, लेकिन फिलहाल कंसेप्ट समझने के लिए 2-3 एग्जाम्पल से गुजारा कर ले। कुछ समझ आया, मिस स्टेटमेंट क्या है, आईएफआरएस जो कहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके मुताबिक बात ना हो उसे हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट। अब हमें हमारा जो स्टैंडर्ड है ना, जो हमें टाइप्स ऑफ ओपिनियन बताता है, ये स्टैंडर्ड का नंबर है ISA 705। ISA 705 जो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ा था ना, वो हमें फॉर्मेट दिया था ISA 700 ने। अब ये ISA 700 से आगे की बात चल रही है कि टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा एक्सप्रेस किया जाएगा कोर्ट में, ये 705 बताता है। 705 हमें मिस स्टेटमेंट की डिफरेंट टाइप्स बताता है, मिस स्टेटमेंट की डिफरेंट टाइप्स। ये टाइप्स हालांकि आपके लिए याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम याद रखिए ACCA का जो एग्जाम है वो ज्यादातर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट करता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टेस्ट करता है, तो मेमोराइजेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे जैसे कुछ कंसेप्ट्स हैं
उनका नॉलेज होना जरूरी है, एग्जैक्ट डेफिनेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए इन टाइप्स को एज इट इज याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी, और केस स्टडी में पूछता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ इसको डिस्कस करना चाहता हूं कि मिस स्टेटमेंट की डिफरेंट टाइप्स कौन सी है। आपने टाइप के ऊपर फोकस करना है, एग्जाम्पल्स बहुत सी हो सकती है, एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल ये भी हो सकते हैं, मिस स्टेटमेंट के एग्जाम्पल इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और बल्कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो याद रखे, वो डिफरेंट एग्जाम्पल से ज्यादातर पूछेगा मिस स्टेटमेंट के। मिस स्टेटमेंट के अब हम क्या पढ़ने लगे हैं, क्या पढ़ने लगे हैं? मिस स्टेटमेंट की टाइप्स, कि मिस स्टेटमेंट की कितने टाइप्स है। क्यों पढ़ने लगे हैं? क्योंकि हमारा ओपिनियन इस चीज पे डिपेंड करता है कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं। भाई ये देखने के लिए मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, हमें मिस स्टेटमेंट को जानना पड़ेगा। तो मिस स्टेटमेंट के 3 टाइप्स, 1 2 3। पहली टाइप एप्रोप्रिएटनेस ऑफ पॉलिसीज, यानी मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी सेलेक्ट की हैं वो ठीक नहीं है, तो वो मिस स्टेटमेंट होगी। जैसे काउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, काउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे आईएफआरएस इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए अलाउ करता है फाइफो मेथड को, एवरेज मेथड को। फर्ज कीजिए हमारे क्लाइंट ने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की है लाइफो के ऊपर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या आईएएस टू लास्ट इन फर्स्ट आउट को अलाउ करता है? नहीं करता। तो अगर मैनेजमेंट ने पॉलिसी अडॉप्ट की लाइफो की, इसका मतलब है पॉलिसी क्या होगी? नॉट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपको पता चल गया ये मिस स्टेटमेंट है या नहीं? ओके। दूसरा केस इनकरेक्ट पॉलिसी डिस्क्रिप्शन, यानी अकाउंटिंग पॉलिसीज है तो सेलेक्ट तो ठीक की, अप्रोप्रिएट है, सेलेक्ट ठीक की, यहां पे तो सेलेक्ट ही ठीक नहीं की थी, सेलेक्ट ठीक की लेकिन डिस्क्राइब ठीक नहीं किया, इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन। नोट्स टू द अकाउंट्स में उसको डिस्क्राइब ठीक नहीं किया। जैसे काउंटिंग पॉलिसी है फाइफो ही, लेकिन नोट्स टू द अकाउंट्स में लिख दिया क्या? इन्वेंटरीज हैज बीन मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफो। अब देखिए, सोचिए जरा, अमाउंट ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक है, नोट्स टू द अकाउंट्स में गलती है, फाइफो की बजाय गलती से लाइफो लिखा गया। क्या ये मिस स्टेटमेंट है? क्या अगर नोट्स टू द अकाउंट्स में कोई नोट, कोई डिस्क्लोजर गलत हो जाए, इसे हम मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझेंगे? इसका जवाब है बिल्कुल समझेंगे, इसलिए कि नोट्स टू द अकाउंट्स भी फाइनेंशियल कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। याद होगा आपको 5 एलिमेंट होते थे कंप्लीट सेट में, और 5वां सेट यही था, नोट्स टू द अकाउंट्स। तो अगर नोट्स टू द अकाउंट्स में भी कोई काउंटिंग पॉलिसी गलत लिख दी गई है, तो याद रखें वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलती ही मानी जाएगी। तो मिस स्टेटमेंट की पहली टाइप क्या है? एप्रोप्रिएटनेस ऑफ काउंटिंग पॉलिसीज, यानी जो काउंटिंग पॉलिसीज मैनेजमेंट ने सेलेक्ट की, या तो वो आईएफआरएस के मुताबिक नहीं है, या अगर आईएफआरएस के मुताबिक है तो आपने उसे डिस्क्लोज सही से नहीं किया, डिस्क्राइब सही से नहीं किया। ठीक है जी, ये थी पहली टाइप मिस स्टेटमेंट की। अच्छा, एक चीज नोट कीजिएगा, जहां कहीं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एएफआरएफ लिखा है ना, आप इसको आईएफआरएस पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो सबसे ज्यादा यूज होता है पूरी दुनिया में वो आईएफआरएस है। तो ये तो क्या एप्रोप्रिएटनेस ऑफ पॉलिसीज। दूसरा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज। फर्क क्या है दोनों में, ये समझे पहले। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ पॉलिसीज का मतलब है जो आपने काउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की वो ठीक नहीं थी या ठीक डिस्क्राइब नहीं की। एप्लीकेशन का मतलब है काउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट सही की, डिस्क्राइब भी ठीक की, उसको अप्लाई ठीक नहीं किया। जैसे काउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की फाइफो ही काउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की, लिखा भी, डिस्क्राइब भी नोट्स टू द अकाउंट्स में फाइफो ही लिखा, लेकिन कैलकुलेशन करते हुए कोई गलती कर दी, 7.8 की बजाय 78 के रेट पे वैल्यूएशन कर दी। हालांकि वैल्यूएशन इन्वेंट्री की करनी थी 7.8 पर यूनिट के लिहाज से, कर दी 78 पर यूनिट के लिहाज से। तो मुझे बताइए, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? बिल्कुल है। इन्वेंट्री तो बहुत ही ज्यादा ओवरस्टेट हो जाएगी।
अब ये क्या अकाउंटिंग पॉलिसी की सिलेक्शन में प्रॉब्लम है? नहीं, उसकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। ये भी मिसस्टेटमेंट है। और फिर इनकंसिस्टेंट यूज, अकाउंटिंग पॉलिसी आपको पता है ये स्टेट क्या कहता है, कंसिस्टेंटली अप्लाई करने चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं करते तो वो मिसस्टेटमेंट बन जाते हैं। इसकी एग्जांपल सुनिए। फिक्स एसेट की रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट है आपको? अच्छा, तो आपको ये भी पता होगा कि जब फिक्स एसेट्स की रीवैल्यूएशन करनी होती है तो इंटायर क्लास की रीवैल्यूएशन करनी होती है कि सेलेक्टिव रीवैल्यूएशन? इंटायर क्लास। कंसिस्टेंट पॉलिसी का मतलब यही है। अगर मैनेजमेंट ने रीवैल्यूएशन की और उसमें 20 में से 15 फिक्स एसेट्स की रीवैल्यूएशन की, इंटायर क्लास की रीवैल्यूएशन नहीं की, 15 की 5 की नहीं की, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किया गया। क्या ये मिसस्टेटमेंट होगी? बिल्कुल होगी। जब इनकंसिस्टेंट यूज हो तो पहला टाइप ऑफ पॉलिसी क्या थी? एप्रोप्रिएटनेस, यानी अकाउंटिंग पॉलिसी सही सेलेक्ट नहीं की गई। दूसरी कौन सी टाइप है? एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी, यानी सेलेक्ट सही की गई, अप्लाई ठीक नहीं किया गया, यूज ठीक नहीं किया गया। ठीक। तीसरा क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसी फर्ज कीजिए ठीक, सेलेक्ट भी ठीक की, अप्लाई भी ठीक की, लेकिन डिस्क्लोजर में कुछ गड़बड़ कर गए। कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड थे, नहीं दिए, या अगर दिए तो वो एज पर IFRS नहीं थे, इनएडिक्वेट थे। जैसे इसकी भी एग्जांपल समझ। डिस्क्लोजर में भी मिसस्टेटमेंट हो सकती है। समझाना ये चाह रहा है कि मिसस्टेटमेंट लाजमी नहीं। ये देखिए, ये भी टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट है, ये भी टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट। फर्क क्या दोनों में? ये जो टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट ना, फर्स्ट और सेकंड, ये अमाउंट्स में है, अमाउंट्स में। और ये जो टाइप ऑफ मिसस्टेटमेंट है, ये क्या है? ये डिस्क्लोजर्स में है। क्या डिस्क्लोजर में भी अगर कोई गड़बड़ है, वो मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझी जाती है? यस, समझी जाती है। जैसे मिसिंग डिस्क्लोजर। एक डिस्क्लोजर आपको बताता हूं, शायद आपके इल्म में हो, आपने पढ़ा हो FR में। रिलेटेड पार्टीज और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जितनी भी हों, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी चाहिए। लेकिन फर्ज करें अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ही नहीं की गई, फिर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट ठीक है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में उनको डिस्क्लोज ही नहीं किया गया, तो ये क्या होगा? ये मिसस्टेटमेंट होगी। ये क्या होगा? मिसस्टेटमेंट, मिसिंग डिस्क्लोजर। फिर इसके बाद इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी डिस्क्लोजर दिया लेकिन एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं था। इसकी भी एग्जांपल सुने। एक हमारा टॉपिक है गोइंग कंसर्न का। वो ये कहता है कि अगर हमारी एंटिटी उस पे गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे डाउट हो, कुछ इवेंट्स या कंडीशन की वजह से, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस की वजह से, तो उन डाउट्स को नोट्स द अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना होता है, ताकि यूजर को पता चल सके कि इस एंटिटी की गोइंग कंसर्न पे डाउट है। अब एक तो ऑप्शन यह है मैनेजमेंट ने उस इवेंट या कंडीशन को डिस्क्लोज ही नहीं किया, यह तो मिसिंग डिस्क्लोजर हो गया। दूसरी ऑप्शन है डिस्क्लोज किया लेकिन एडिक्वेटली नहीं किया, जनरली कर दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने उस इवेंट को जब डिस्क्लोज करना है ना, स्पेसिफिकली करना है। जैसे अगर सिर्फ ये कह दिया जाए ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने लॉस सफर किया है और कंपनी के जो करंट लायबिलिटीज हैं वो ज्यादा है, करंट एसेट्स कम है, लॉस है ड्यूरिंग द ईयर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या? लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है। सिर्फ इतनी बात लिख दी है, ये बात ठीक, गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करे, लेकिन आगे स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा कि दीज सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखी तो याद रखिए आपका डिस्क्लोजर पूरा नहीं है, ये भी मिसस्टेटमेंट है। आइए जरा क्विक रिकैप करते हैं। हमने क्या सीखना है कि मिसस्टेटमेंट क्या होती है, मिसस्टेटमेंट की टाइप्स। स्टैंडर्ड ने हमें 3 तरह की टाइप्स बताई। पहली कौन सी?
एप्रोप्रिएटनेस पॉलिसी ठीक सेलेक्ट नहीं की। दूसरी टाइप कौन सी, पॉलिसी ठीक सेलेक्ट की लेकिन अप्लाई ठीक नहीं की। तीसरी कौन सी, चलो पॉलिसी सेलेक्ट भी ठीक की, अप्लाई भी ठीक की, डिस्क्लोजर में गड़बड़ है, डिस्क्लोजर में गड़बड़ है। ठीक है, डिस्क्लोजर में क्या गड़बड़ हो सकती है कि कोई डिस्क्लोजर जो रिक्वायर्ड था वो दिया ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं किया, या अगर इंक्लूड किया तो एडिक्वेटली इंक्लूड नहीं किया, एप्रोप्रिएटली इंक्लूड नहीं किया, डंडी मार गए उसमें। क्लियर? चलिए, ये मिस स्टेटमेंट की टाइप्स थी। अब आपके लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है, एग्जाम में जब वो हमसे केस स्टडीज पूछेगा, और ज्यादातर पेपर का पोर्शन केस स्टडी बेस्ड होगा, एग्जाम में जब हमसे केस स्टडी पूछेगा तो आपसे ये तो पूछेगा, बताओ ये सिचुएशन है, ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन, ये पूछेगा, ये जजमेंट करवाएगा। लेकिन कौन से टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट है ये नहीं पूछेगा। इसलिए इस कंसेप्ट को समझे जितना समझ आ जाए, और जितना समझ आए काफी, मतलब मेन आपको ये हेडिंग कम से कम याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर एक एक एग्जांपल भी आपके जहन में आ गई है तो काफी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपसे मिस स्टेटमेंट के बारे में पूछेगा, बताओ ये मिस स्टेटमेंट है या नहीं, लेकिन टाइप्स के बारे में नहीं पूछेगा। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे रुक के एक चेक पॉइंट लेते हैं। आज की होम असाइनमेंट जो आपके एलएमएस के ऊपर शेयर की जाएगी, उसमें कुछ एग्जाम लेवल की सिचुएशंस को सामने रखते हुए मैं मिस स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करूंगा, जिसमें आपने ये फैसला करना होगा कि क्या ये सिचुएशन मिस स्टेटमेंट है या नहीं, ताकि मुझे पता चले ये जो नॉलेज आपने हासिल किया है आप एग्जाम में इसको अप्लाई करने के काबिल हैं या नहीं। ठीक है जी, तो पहली सिचुएशन हमने क्या सीख ली कि मिस स्टेटमेंट क्या होती है। तो क्या डेफिनेशन क्या थी, मिस स्टेटमेंट क्या है, आईएफआरएस में यानी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंस होना। आईएफआरएस को छोड़ कर रहे हैं, मिस स्टेटमेंट की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। तीन बड़ी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये एप्रोप्रिएटनेस ऑफ पॉलिसीज, एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज, डिस्क्लोजर। क्या एग्जाम में हमसे केस स्टडी में पूछेगा कि मुझे मिस स्टेटमेंट बताओ और साथ में इसकी टाइप भी बताओ? क्या पूछेगा, सिर्फ ये बताओ मिस स्टेटमेंट है या नहीं। डन जी। नेक्स्ट डिसीजन, अगला जो टास्क हमारा है वो है स्कोप लिमिटेशन। हमने देखना है क्या ये जो ऑडिट हमने किया ओपिनियन देने से पहले, देखिए बात वहां से शुरू हुई थी, ये हिस्सा हो चुका, समझ लीजिए 20% हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, मैथमेटिकली कह रहा हूं, वरना तो 20% से ज्यादा हुआ। स्कोप लिमिटेशन, दूसरा फैसला हमने क्या करना है कि क्या ये हमारे ऑडिट में कोई स्कोप लिमिटेशन है या नहीं है। अब ये आपके लिए मिस स्टेटमेंट तो शायद आप उसके साथ कंफर्टेबल होंगे, स्कोप लिमिटेशन का कंसेप्ट आपके लिए नया होगा। स्कोप लिमिटेशन का कंसेप्ट नया, ये क्या, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। स्कोप लिमिटेशन है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं अपने अल्फाज में। ऑफिशियली इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मैं थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअलाइज कर रहा हूं। स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या है, इनएबिलिटी टू वेरीफाई। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई भी एरिया वेरीफाई ना कर सकें किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, इसे हम क्या कहेंगे, स्कोप लिमिटेशन। आइंदा जब कभी आपके जहन में स्कोप लिमिटेशन क्या है, आपने क्या जहन में लेके आना है, इनएबिलिटी टू वेरीफाई। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरिया को आप वेरीफाई नहीं कर सके, ये है स्कोप लिमिटेशन। जैसे एग्जांपल्स, अब मिस स्टेटमेंट के एग्जांपल बताइए, गेस करें, क्या स्कोप लिमिटेशन के एग्जांपल नहीं बताएगा स्टैंडर्ड? बिल्कुल बताएगा, बल्कि स्कोप लिमिटेशन के एग्जांपल को तो हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। क्यों भला?
क्योंकि मिस स्टेटमेंट का कंसेप्ट फिर भी किसी हद तक अकाउंटिंग में आपने सीखा होगा। स्कोप लिमिटेशन का कंसेप्ट तो ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट में सीखते हैं। और आपने, मेरा ख्याल ये है, मैं मोर देन 80% श्योर हूं, आपने जिंदगी में पहली दफा ये लफ्ज सुना होगा स्कोप, अगर आप ऑडिट पहली दफा पढ़ रहे हैं तो, कि स्कोप लिमिटेशन है क्या। स्कोप लिमिटेशन क्या है? स्कोप लिमिटेशन है, देखिए स्कोप, पहले इस लफ्ज को समझें। स्कोप मतलब ऑडिटर ने क्या करना है भाई, ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। ऑडिटर के स्कोप में क्या शामिल है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्कोप लिमिटेशन का मतलब क्या है? ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उसका कुछ हिस्सा वेरीफाई ना करने दिया जाए, ऑडिटर पे लिमिट लगा दी जाए, ऑडिटर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, भैया ये काम तुमने नहीं करना। जब ऑडिटर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई एरिया चेक नहीं करना, कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने जो जरूरी है, तो इस रिस्ट्रिक्शन को क्या कहते हैं? स्कोप लिमिटेशन, या लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट ये भी कहते हैं। हम सिर्फ स्कोप लिमिटेशन के नाम से इसको याद करेंगे। तो स्कोप लिमिटेशन क्या है? इनएबिलिटी टू वेरीफाई। अच्छा मुझे बताइए, ऑडिटर को जो शेयर होल्डर ने भेजा, जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करो, शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर को भेजा, ए ऑडिटर जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करो। ऑडिटर भागा भागा गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए, मैनेजमेंट से कहा मुझे ये इंफॉर्मेशन दो, जैसे भैया मैंने स्टॉक काउंट करना है। मैंने स्टॉक काउंट का मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस शीट में शो हो रहा है इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है। जैसे आज क्या है, 30 जून, आज स्टॉक काउंट हो रहा होगा बहुत सी कंपनीज का, और फिर 31 दिसंबर में भी स्टॉक काउंट हो रहा होगा बहुत सी कंपनी का। तो ऑडिटर ने कहा जाके भैया हमने स्टॉक काउंट करना है, क्लोजिंग स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन करनी, जरा हमें लिस्ट तो दे दो स्टॉक की, और हमें वेयर हाउस में ले चलो जहां स्टॉक पड़ा हुआ है। मैनेजमेंट ने कहा भूल जाओ, ना तुम्हें लिस्ट मिलेगी ना तुम्हें हम वेयर हाउस में लेके जाएंगे। ये क्या है? क्या ये मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है? गैस करें। ये अब केस स्टडी शुरू हो गई। क्या है ये? स्कोप लिमिटेशन है। क्यों? मिस स्टेटमेंट तब होती जब हम स्टॉक काउंट करते, उसमें हमें ऑब्सोलेट या डिफेक्टिव इन्वेंटरी नजर आती, हम मैनेजमेंट से कहते हैं इसको राइट डाउन टू एनआरवी करो, और मैनेजमेंट कहती हमने नहीं करना, वो मिस स्टेटमेंट होती कि राइट डाउन टू एनआरवी नहीं किया, स्टैंडर्ड कहता है। लेकिन अगर ऑडिटर को काम ही ना करने दिया जाए, भाई मिस स्टेटमेंट है या नहीं ये तो बाद में बारी आएगी, ऑडिटर को कोई प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं करने दिया गया, ये क्या कहलाएगा? ये स्कोप लिमिटेशन है। मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन में फर्क है। स्कोप लिमिटेशन क्या है? ऑडिटर काम ही नहीं कर सका। मिस स्टेटमेंट क्या है? काम किया और गलती सामने आ गई। फर्क समझे दोनों में, स्कोप लिमिटेशन और मिस स्टेटमेंट में। स्कोप लिमिटेशन के काम ही नहीं करने दिया। अच्छा आगे सुने, दो एग्जांपल दे रहा हूं, आपने मुझे इन दोनों में बताना है मिस स्टेटमेंट कौन सी है, स्कोप लिमिटेशन कौन सी है। नंबर 1, हमने मैनेजमेंट से कहा भाई आपके डेटर्स को हमने रिटर्न फॉर्म में लेटर लिख के कंफर्म करना है कि आप जो बैलेंस हमें बता रहे हैं आपके डेटर ने उतना ही बैलेंस देना है। इसको बोलते हैं कंफर्मेशन लेटर। ऑडिटर क्या कह रहा है? ए मैनेजमेंट, हमने आपके डेटर को लेटर लिख के रिटर्न फॉर्म में बैलेंस कंफर्म करना है कि आपने जितना बैलेंस कहा है क्या डेटर्स के मुताबिक भी उतना ही बैलेंस है, रिटर्न कंफर्म करना है। मैनेजमेंट ने हमें इजाजत ही नहीं दी, उसने कहा खबरदार आपने इस लेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करना। ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन, ये चीज। अच्छा, और अगर मैनेजमेंट ने कहा कर लो सेंड करो, ये लो अथॉरिटी दी तुम्हें, कर लो, हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दिया, उधर से डेटर ने क्या जवाब देना था? डेटर का लिक्विडेटर का जवाब आ गया, उसने कहा भैया आपका डेटर समझे 0 हो गया है, ये तो कल्लाश हो गया, क्या कहते हैं इसको, बैंकरप्ट हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, इससे कोई पैसे नहीं मिलने। हमने कहा अच्छा, अब इस डेटर से पैसे नहीं मिलने, इसका मतलब है इसकी प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड होनी चाहिए, इसको राइट ऑफ करना चाहिए भी, करना चाहिए कि नहीं? मैनेजमेंट से कहा इसको राइट ऑफ करो, प्रोविजन रिकॉर्ड करो, मैनेजमेंट ने कहा नहीं करेंगे। अब ये क्या है? मिस्टेक। काम करने दिया लेकिन काम करने के नतीजे में जो गड़बड़ सामने आई उसे ठीक नहीं किया। ये होती है मिस स्टेटमेंट। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? ठीक है, अच्छा समझ आ रहा है तो मजीद बताइए।
अब ये स्कोप लिमिटेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ स्कोप लिमिटेशन होती है बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर। कोई स्कोप लिमिटेशन होती है ड्यू टू नेचर और टाइमिंग ऑफ अपॉइंटमेंट। स्कोप लिमिटेशन होती है एंटिटी इम्पोज्ड, जो मैनेजमेंट इम्पोज करती है। ये थोड़ी खतरनाक किस्म की स्कोप लिमिटेशन है, सारी स्कोप लिमिटेशन ये थोड़ी खतरनाक किस्म की। क्यों? ये मैनेजमेंट ने इम्पोज किया। एग्जांपल देखें, लेकिन आपको पता ही है, क्या पता है भला? एक केस स्टडी में आपसे ये पहचान करवाएगा, बताओ ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन। आगे मिस स्टेटमेंट है तो कौन सी टाइप, नहीं पूछेगा। स्कोप लिमिटेशन है कौन सी टाइप, नहीं पूछेगा। इसलिए टाइप की तरफ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर ब्लिंक हो तो अच्छी बात है। बियॉन्ड कंट्रोल यानी वो स्कोप लिमिटेशन जिसमें मैनेजमेंट का कसूर नहीं है, जैसे रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड, आग लगी, वायरस आया, सारा रिकॉर्ड तबाह हो गया। ये बताइए मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन? कैसे है स्कोप लिमिटेशन? हाँ, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो वेरिफिकेशन नहीं हो सकेगी, ये चीज डन। दूसरा केस, रिकॉर्ड सीज्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के दायरे होते हैं ना, वो रिकॉर्ड सीज कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करनी हो ना, जैसे कोई टैक्स छुपा रहा है तो गवर्नमेंट के टैक्स अथॉरिटी वाले लोग आएंगे और सारा रिकॉर्ड अपने कब्जे में कर लेंगे ताकि देखें ट्रू फिगर क्या है टैक्स की। यह सीज्ड बाय गवर्नमेंट, रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने सीज कर लिया। तो बताइए अगर रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है, क्लाइंट में है ही नहीं, हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या गवर्नमेंट स्टेटमेंट का स्कोप लिमिटेशन? स्कोप लिमिटेशन। फिर लेट अपॉइंटमेंट, हाँ ये भी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अच्छा, ये स्कोप लिमिटेशन के एग्जांपल ना ज्यादा अहम होनी चाहिए आपके लिए, इनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। मुझे प्रॉब्लम एज टीचर इसमें नहीं है कि आप मिस स्टेटमेंट नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो मैं कॉन्फिडेंट हूं आप कर लेंगे, तीर तुक्का चला के भी कर लेंगे अगर कोई मुश्किल सिचुएशन आई। प्रॉब्लम किस में है? स्कोप लिमिटेशन की सिचुएशन को ध्यान से समझना। इसका क्या मतलब है? अगली एग्जांपल सुने, लेट अपॉइंटमेंट। लेट अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है? ईयर एंड है ऑडिटर का 31 दिसंबर 2025। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2025 से पहले होनी चाहिए कि बाद में, ताकि क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई कर सके। अगर अपॉइंटमेंट ही बाद में हुई है, 26 में हुई है, क्या किसी टाइम मशीन में बैठ के वापस जाके क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई कर सकता है? आज तक तो ये प्रोसीजर याद ना हुआ, नहीं कर सकता। तो ये क्या होगा? अगर ऑडिटर लेट अपॉइंट हुआ ईयर एंड के बाद, जिसकी वजह से वो ईयर एंड पे स्टॉक काउंट नहीं कर सका, ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन। ठीक है जी, क्योंकि वेरीफाई नहीं कर सका। नॉट एक्सेस टू एसोसिएटेड, बाज़ बात ऐसा होता है जैसे होल्डिंग कंपनी है, उसे कंसोलिडेशन के लिए कंसोलिडेशन समझते हैं क्या? कंसोलिडेशन के लिए सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत है जो कि अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा? स्कोप, क्योंकि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। रिकॉर्ड कोई भी अवेलेबल नहीं होगा, स्कोप लिमिटेशन है। और फिर खतरनाक डेंजरस स्कोप लिमिट, ये भी स्कोप लिमिटेशन है, ये भी स्कोप लिमिटेशन है। ये स्कोप लिमिटेशन थोड़ी सी डेंजरस है। डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये एंटिटी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से इंपोज की जाती है, वो हालात की वजह से आती है। हालात ऐसे बन गए, ये जैसे डिनाइड इन्वेंट्री ऑब्जर्वेशन। ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट करना चाहता है, मैनेजमेंट ने कहा खबरदार अगर वेयर हाउस में पैर रखा, खबरदार। हमने गार्ड को कह दिया जैसे ही कोई भी ऑडिट टीम मेंबर आए ना, उड़ा दो उसको। कहते हैं नहीं, ऐसे मैं वैसे ही कह रहा हूं। इन्वेंट्री स्टॉक काउंट नहीं करने दिया, ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन। और स्कोप लिमिटेशन किसकी तरफ से है? मैनेजमेंट की तरफ से। ये ज्यादा कंफर्मेशन लेटर सेंड करना चाहते थे, उन्होंने कहा कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करने देना। अब हमें एविडेंस नहीं मिल सकेगा कंफर्मेशन का, ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन। और ये खतरनाक वाली है, कौन सी स्कोप लिमिटेशन? बाय मैनेजमेंट, बाय मैनेजमेंट। तो ये है कुछ स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल्स। डन जी, कुछ समझ आया स्कोप लिमिटेशन? अगेन वही क्वेश्चन, मुझे बताइए एग्जाम में जब केस स्टडी आएगी आपके लिए ज्यादा अहम क्या है
क्या ये जानना कि मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन, क्या ये जानना कि कौन सी टाइप है? टाइप अहम नहीं है, सिर्फ ये डिसाइड करना क्या मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन। और इसमें भी आपने ज्यादा फोकस किन एग्जांपल्स पे करना है? स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल को, स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल ज्यादा समझनी है। डन? क्या अब अगर मैं आपको अब पूरी लेक्चर का चेक पॉइंट आने लगा, ये क्या अगर आपको मैं कोई सिचुएशन दूं और आपसे पूछूं बताइए इस सिचुएशन में ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन, क्या आप बता सकते हैं? शुरू में कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ सिचुएशन आप ठीक बता देंगे, कुछ में गलती करेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ये कंसेप्ट रिफाइन होता जाएगा ना? अच्छा, एक प्लस पॉइंट, बोनस पॉइंट बता दूं अगर आप कहे तो, हमें एक मिस स्टेटमेंट मिली। अच्छा देखिए, मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन हम जान क्यों रहे हैं, क्यों, मकसद क्या वाला? मकसद ना भूल जाए, हाँ, ओपिनियन डिसाइड करना। मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन का मकसद क्या है हमारा, समझ देगा, ओपिनियन डिसाइड करना। ओके, अगर इनिशियली एक मिस स्टेटमेंट थी, हमने आइडेंटिफाई की, रिपोर्ट देने से पहले पहले मैनेजमेंट ने उसको ठीक कर लिया। भाई ऐसा है ना, इंसान से गलती हो जाती है, इंसान उसको फिर दुरुस्त भी कर लेता है, ठीक है, गलती हो। ये भाईजान फॉर एग्जाम्पल ऐसा है नहीं, मिसाल देने के लिए, भाई बैठे हुए हैं तो रगड़े जाना इन्होंने, ये भाईजान पहले झूठ बोलते थे, फर्ज करें, ऐसा है नहीं, मिसाल के लिए पूछ रहा हूं, दे रहा हूं, अब ये नहीं बोलते। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कुछ लोगों में बैठ के कहूं ये देखो ये भी सच बोलता है लेकिन पहले झूठ बोलता था, क्या ऐसा करना एथिकल है? नहीं है, गलत प्रैक्टिस है ना। उसी तरह सोच के मुझे बताइए, मैनेजमेंट है, गलती उससे भी हो सकती है। अगर उसने पहले गलती की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट थी, गलती सामने आई, मैनेजमेंट ने करेक्ट कर लिया, बताइए, हम वो सोच के बताइएगा, ये सारा काम ऑडिट रिपोर्ट से पहले हुआ, करेक्शन भी पहले हो गई, क्या हमें ऑडिट रिपोर्ट में उस मिस स्टेटमेंट का जिक्र करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट ने करेक्ट कर लिया तो असूल क्या है, नहीं करना, क्योंकि हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देते हैं, रिपोर्ट देते हैं जो फाइनल शेयर होल्डर के पास जाती हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के पास जाने से पहले बेतहाशा मिस स्टेटमेंट थी, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के पास जा रही हैं उनमें करेक्शन सारी कर दी गई और अब कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो याद रखें हमारी ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखा होगा कि कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। ये नहीं लिखा होगा, असूल समझे, कि पहले मिस स्टेटमेंट थी अब नहीं है, ना 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 ना, क्या लिखा होगा, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई स्कोप लिमिटेशन थी, हम किसी चीज को वेरीफाई, फॉर एग्जांपल लेट अपॉइंटमेंट हुई थी हमारी, हम इन्वेंट्री को वेरीफाई नहीं कर पाए, क्लोजिंग स्टॉक की वेरिफिकेशन नहीं कर पाए, लेकिन हमने कुछ दूसरे प्रोसीजर से, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से यह सबूत ले लिया, एविडेंस ले लिया कि क्लोजिंग स्टॉक ठीक है, क्या वो स्कोप लिमिटेशन होगी कि नहीं, सोच के बताना। हाँ, वेरीफाई हो गया, इसलिए वो स्कोप लिमिटेशन नहीं होगी, ये चीज। अच्छा, जवाब दे दिया, एक और सवाल का जवाब दे। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया, इनिशियली स्कोप लिमिटेशन आ गई, लेकिन बाद में हमें अल्टरनेटिव बैकअप कॉपीज रखी हुई थी कोई, उनसे हमें एविडेंस मिल गया, क्या ये स्कोप लिमिटेशन है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? एविडेंस मिल गया हमें। स्कोप लिमिटेशन तो वो होती है कि जब हमें इनएबिलिटी टू वेरीफाई, अगर हमने वेरीफाई कर लिया चाहे इन प्रोसीजर से नहीं, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से, तो वेरिफिकेशन हो गई कि नहीं हुई, वो स्कोप लिमिटेशन है या नहीं है? नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी किस्म की मिस स्टेटमेंट हो, कंक्लूजन के ऊपर ला रहा हूं आपको, हमने वैल्यूएट करना है ओपिनियन देने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, और अगर है तो उसका इफेक्ट क्या है, इमटेरियल, मटेरियल या परमिसिव। तो स्टेप नंबर 1 पहले क्या देखना है, मिस स्टेटमेंट है या नहीं, फिर क्या देखना है, स्कोप लिमिटेशन है या नहीं। याद रखें अहम कंसेप्ट, अगर कोई मिस स्टेटमेंट हमारे सामने आई
लेकिन हमारे रिपोर्ट साइन करने से पहले पहले मैनेजमेंट ने उसे करेक्ट कर दिया, तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं। हमारे लिए मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो ठीक हो गई है। इसी तरह अगर इनिशियली ऑडिटर किसी चीज को वेरीफाई ना कर सके इनिशियली, लेकिन बाद में किसी अल्टरनेटिव प्रोसीजर से, किसी दूसरे तरीकाकार से वो उस चीज के बारे में सबूत इकट्ठे कर ले, एविडेंस हासिल कर ले, क्या वो स्कोप लिमिटेशन होगी? इसका जवाब है नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑडिटर ने अल्टीमेटली वेरीफाई कर लिया। इनिशियली वेरीफाई नहीं कर सका, लेकिन अल्टीमेटली वेरीफाई कर लिया। तो याद रखिएगा असूल, अगर इनिशियली कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन हो, लेकिन सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट साइन होने से पहले ऑडिट उस मिस स्टेटमेंट को रिमूव कर दिया जाए, उस स्कोप लिमिटेशन को रिमूव कर दिया जाए, तो फिर ऐसा हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी ही नहीं। डन जी। अच्छा, यहां पे कुछ 2-3 मिनट की ब्रेक लेते हैं, ठीक है। हमने अभी तक क्या सीख लिया? हमने सीख लिया ये वाला हिस्सा कि क्या कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं। इसमें हमने खास तौर पे कंसेप्ट को समझा और एग्जाम्पल को समझा। टाइप समझना जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल समझना जरूरी है। टाइप अगर याद रहे तो अच्छी बात, ना याद रहे प्रॉब्लम कोई नहीं, परेशानी की बात कोई नहीं, एग्जाम्पल समझना जरूरी। क्या मैंने जो एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस की है कुछ समझ आई आपको? अगर एग्जाम में इनमें से मिक्स करके पूछे बताओ कौन सी वाली मिस स्टेटमेंट है, कौन सी वाली स्कोप लिमिटेशन, पहचान लेंगे? ये तो आज एलएमएस के ऊपर मैं आपसे पूछूंगा तो फिर देखूंगा कि आप इसको पहचानते हैं कि नहीं। तो ये हमारा पहला पड़ाव हम कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या सीखना है कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो फिर उसका इफेक्ट क्या है? क्या उसका इफेक्ट इमटेरियल है, उसका इफेक्ट मटेरियल है या परवेसिव? तो नेक्स्ट हमने ये देखना है, समझना है इमटेरियल किसे कहते हैं, मटेरियल किसे कहते हैं और परवेसिव किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक, पॉज कीजिएगा जी। अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा है कि अगर हमें पता चल गया कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है, तो फिर हमारा दूसरा स्टेप ये होता है, ये पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप फिर हमारा ये होता है, हमने इवैल्यूएट करना इसका इफेक्ट क्या है, इमटेरियल, मटेरियल या के परवेसिव। ये 3 तरह के इफेक्ट होते हैं। पहले इन इफेक्ट्स को हम कंसेप्चुअली समझते हैं, इनका मतलब क्या है। इमटेरियल का मतलब है ऐसा इफेक्ट जिससे हमारे यूजर यानी कि जो शेयर होल्डर होता है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, इसे कहते हैं इमटेरियल। एक होता है मटेरियल। मटेरियल क्या है? जिससे यूजर को फर्क पड़ता है। और एक है परवेसिव। परवेसिव का मतलब है यूजर को फर्क पड़ता है और इतना ज्यादा पड़ता है कि उसके लिए सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही यूजलेस हो जाती हैं। मटेरियल और परवेसिव में फर्क ये है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन भी ऐसी, अच्छा मैं मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन वैसे मटेरियल और परवेसिव दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन अब मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ मिस स्टेटमेंट का वर्ड यूज करूंगा। इमटेरियल मिस स्टेटमेंट कौन सी है? जिसके होने या ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए एक बंदा है, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसे 600 रुपए का, 700 का, 800 का, 1000, 1200 का नुकसान हो गया। मिलियंस की प्रॉपर्टी, हंड्रेड्स का लॉस, उसके लिए कोई मायने रखता है? नहीं रखता। ज्यादातर लोगों के लिए जिनके पास मिलियंस की इनकम है या मिलियंस का रिटर्न, उनके लिए हंड्रेड्स में ऊंच नीच हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये उनके लिए इमटेरियल होगा। इमटेरियल मिस स्टेटमेंट कौन सी? ऐसी मिस स्टेटमेंट जिससे फर्क नहीं पड़ता। मटेरियल मिस स्टेटमेंट कौन सी? ऐसी मिस स्टेटमेंट जिससे यूजर के डिसीजन को फर्क पड़ता है। और यूजर हमारा कौन सा है? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर ने कौन सा डिसीजन करना होता है कि वो शेयर्स को बाय करे, सेल करे, होल्ड करे, ये डिसीजन। अगर मिस स्टेटमेंट है, उसकी अमाउंट ऐसी है जो बहुत थोड़ी सी है, नॉमिनल, बराए नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता शेयर होल्डर को उसके होने या ना होने से, इसे बोलते हैं इमटेरियल। और अगर मिस स्टेटमेंट की अमाउंट उससे ज्यादा है,
उसके होने या ना होने से फर्क पड़ता है। शेयर होल्डर का डिसीजन कंपनी के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में चेंज हो जाएगा, इसे बोलते हैं मटेरियल। याद रखें, मटेरियल का मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है जरूर, लेकिन रिमेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टिल यूजफुल है। लेकिन परवेसिव मतलब क्या है कि गड़बड़ है और इतनी ज्यादा है कि रिमेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजलेस हैं, सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजलेस हो गई। 3 फिर से हमने इवैल्यूएट क्या करना है, अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होगी तो हमने क्या इवैल्यूएट करना है, उसका इफेक्ट कि वो इमटेरियल है, मटेरियल है या के परवेसिव। इमटेरियल किसे कहते हैं, जिसका कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं होता, यूजर के लिए इग्नोरेबल है। मटेरियल किसे कहते हैं, ऐसी मिस स्टेटमेंट को जिससे यूजर्स के डिसीजन इफेक्ट हो सके, इन्फ्लुएंस हो सके। और परवेसिव मिस स्टेटमेंट कौन सी होती है, ऐसी मिस स्टेटमेंट जो कि स्पेसिफिक एरिया तक कन्फाइंड ना हो, जो स्पेसिफिक एरिया तक कन्फाइंड नहीं, लिमिटेड नहीं है। नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एरिया का मतलब है वो मल्टीपल एरियाज पे फैली हुई है। इफ सो कन्फाइंड इट कवर्स लार्ज पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या जो लार्ज पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं, या जो कि फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट करती है। इस कंसेप्ट को तो आप रहने ही देना, इसके ऊपर ज्यादा गौर ना करें, इसको हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। लेकिन इसको एक न्यूमेरिक एग्जांपल से समझते हैं, न्यूमेरिक एग्जांपल से। फर्ज कीजिए कि एक बिजनेस में आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, आपको असल में प्रॉफिट होता है 99,000 का। क्या आप उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे? आपका डिसीजन, आपने ये सोचा हुआ था कि अगर 1 लाख प्रॉफिट आया मैं इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा, प्रॉफिट आया 99,000, क्या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे? प्रैक्टिकली सोचना है, मैथमेटिकली नहीं। प्रैक्टिकली देखिए, 1000-1200 के सब फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे यार मैंने इन्वेस्टमेंट करनी थी, ठीक है, 1 लाख प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, 1 लाख की बजाय 99,000 आया, 100,000 की बजाय 99,000 आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब है इस शेयर होल्डर के लिए 1000 क्या है, इमटेरियल, इसका डिसीजन चेंज नहीं हुआ। ऐसी अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट जिससे डिसीजन चेंज ना हो, उसे क्या बोलते हैं, इमटेरियल, इग्नोरेबल। दूसरा केस, आपने कहा 100,000 प्रॉफिट आया, इन्वेस्टमेंट करूंगा, प्रॉफिट आया 80,000, नहीं, अब बताएं इन्वेस्टमेंट करेंगे? अब मोस्ट प्रोबेबली अब ये जो शेयर होल्डर है इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो कहेगा यार 1000-1200 का फर्क कुछ और चीज थी, वो छोटा मोटा फर्क था, इग्नोरेबल था। 20,000 का डिफरेंस आ गया, अब तो मेरा अंदाजा था 1 लाख प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट 80,000 हुआ। मोस्ट प्रोबेबली वो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। क्या उस यूजर का डिसीजन चेंज हो गया? यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस, बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो गया। इसका मतलब है 1000 इस यूजर के लिए इमटेरियल था, 1000 इस यूजर के लिए इमटेरियल था, और 20,000 इस यूजर के लिए मटेरियल। ये हो सकता है कि भाई ऐसा है कि मेरा डिसीजन चेंज हो गया, अब मैं इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं करूंगा, हाँ दरमियानी सी इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं मैं, क्योंकि प्रॉफिट मेरे मतलब का नहीं है। डिसीजन चेंज हो गया, लेकिन स्टिल उसने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर ली। अब आगे सुने, तीसरा केस, शेयर होल्डर ने कहा अगर इसमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, प्रॉफिट हुआ 40,000 का, यानी 50% से ज्यादा प्रॉफिट उड़ गया। अब बताइए ये इन्वेस्टर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, इस कंपनी में? नहीं करेगा, ज्यादा क्या थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा। इसको कहते हैं परवेसिव, इसको क्या कहते हैं, परवेसिव मिस स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सब्सटेंशियल एरिया को अफेक्ट करे। अब सुने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूं। अब अगली बात जो है ना, अगर पिछली बात जितनी भी किया मैंने नहीं भी समझ आई, गोली मारे, अगली बात को फोकस होकर सुनना है और समझना है। बताने क्या जा रहा हूं
केस स्टडी के अंदर आपने जब दो डिसीजन करने हैं, पहला डिसीजन ये करना है कि क्या इस केस में मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन, और दूसरा डिसीजन ये करना है कि अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है तो आपने डिसाइड करना है कि इसका इफेक्ट इमटेरियल है मटेरियल के परवेसिव। कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका इफेक्ट इमटेरियल है मटेरियल के, ये सुन लीजिए। केस स्टडी में कैसे डिसाइड करेंगे इफेक्ट इमटेरियल है मटेरियल के परवेसिव, ये सुन लीजिए। फिर केस स्टडी में कैसे डिसाइड करेंगे कि मिस स्टेटमेंट्स को या स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट इमटेरियल है मटेरियल है कि परवेसिव है, ये सुन लीजिए। सबसे पहले आपने देखना है क्या प्रॉफिट की फिगर दी हुई है, क्योंकि यूजर के लिए सबसे अहम चीज क्या होती है कंपनी में, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट की फिगर दी है तो आपने इसे एक गोल्डन नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो गोल्डन नंबर है 5%। प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, क्या करना है 5% से मल्टीप्लाई करना है। ये 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5000। गोल्डन नंबर याद रखे, कभी नहीं भूलना, 5%। अगर प्रॉफिट मटीरियलिटी लिख ले, फार्मूला लिख ले, अभी लिखे मटीरियलिटी इज इक्वल टू 5% ऑफ प्रॉफिट। मटीरियलिटी इज इक्वल टू 5% ऑफ प्रॉफिट, ये लिखे। हमारे वाले केस में मटीरियलिटी लेवल कितना आया 5000। अब आपने क्या करना है, मिस स्टेटमेंट को देखना है। ये आपने मटीरियलिटी कैलकुलेट किया, कहां से कैलकुलेट किया, प्रॉफिट से कैलकुलेट किया। मटीरियलिटी कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट से 5% ऑफ प्रॉफिट। अब क्या करना है, मिस स्टेटमेंट को देखिए उसकी अमाउंट कितनी है। अगर मिस स्टेटमेंट की अमाउंट 5000 से कम है तो ये क्या होगा, इमटीरियल। मिस स्टेटमेंट की अमाउंट 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है, ये क्या होगा, मटीरियल। और मिस स्टेटमेंट की अमाउंट 50% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है, क्या होगा, परवेसिव। फिर से एग्जाम में कैसे पता चलाएंगे कि मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट इमटेरियल है मटेरियल है कि परवेसिव, कैसे आपने देखना है प्रॉफिट दिया है कि नहीं। अगर प्रॉफिट दिया हो तो असूल कुछ हो रहा है, प्रॉफिट नहीं दिया असूल कुछ हो रहा है। प्रॉफिट दिया हुआ है तो क्या करना है, ये फैसला करने का इफेक्ट क्या है, 5% ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना। ये 5% एग्जाम में नहीं दिया होगा, आपको खुद याद करना है कि मटीरियलिटी क्या है, इज इक्वल टू 5% ऑफ प्रॉफिट। अगर 5% ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया, आंसर आया 5000 या जो भी आंसर आया, अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन की अमाउंट उस 5% से कम है तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, इमटेरियल। और अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन की अमाउंट 5% से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, मटीरियल। और अगर मिस स्टेटमेंट, गौर से सुने, और अगर मिस स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन की अमाउंट 50% ऑफ प्रॉफिट से भी ज्यादा है, परवेसिव। भाई फर्क समझ आया। तो बताइए इफेक्ट्स में सबसे छोटा इफेक्ट कौन सा है, इमटेरियल। उससे बड़ा मटेरियल, छा गए, उससे बड़ा ये परवेसिव सबसे बड़ा इफेक्ट समझा जाता है। परवेसिव गड़बड़ जहां पे होना तो इसका मतलब सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फारग है। अच्छा, अब ये तो तब है जब प्रॉफिट दिया, अगर प्रॉफिट ना दिया हो फिर कैसे पता चलेगा। सुने, केस स्टडी दो तरह की है, एक कुछ में प्रॉफिट दिया होता है, कुछ में नहीं दिया होता। अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, आपने देखना है कि क्या मल्टीपल एरियाज में प्रॉब्लम है या सिंगल एरिया में प्रॉब्लम है। अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो फिर आपने क्या करना है, देखना है प्रॉफिट, ये जो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है ये मल्टीपल एरियाज में है या सिंगल एरियाज। अगर मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन मल्टीपल एरियाज में है, जैसे सेल्स में भी है, डेटर्स में भी, क्रेडिटर्स में भी, परचेजेस में भी, फिक्स्ड एसेट में भी, मल्टीपल एरियाज में है, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, परवेसिव। इवन दो एरियाज में भी है ना, इन्वेंट्री में भी है स्कोप लिमिटेशन और डेटर्स में भी है स्कोप लिमिटेशन, अमाउंट मेंशन नहीं की हुई, इसको क्या ट्रीट करेंगे, परवेसिव। नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एरिया का मतलब ये, स्पेसिफिक एरिया मतलब सिंगल एरिया। और अगर
मिस स्टेटमेंट स्कोप एक ही एरिया में है, सिर्फ इन्वेंट्री में है। अब असूल याद रखें, ये वाली मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन मटेरियल भी हो सकती है, परवेसिव भी हो सकती है, क्योंकि ये हो सकता है एक अकेला एरिया ही बहुत से एरियाज के बराबर हो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ना आपको बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर सिर्फ एक एरिया है फिक्स एसेट, वो बात का टोटल एसेट्स का 80% 90% के बराबर होता है। तो वो अकेला एरिया में अगर मिस स्टेटमेंट हो तो हम क्या कहेंगे, परवेसिव है। फिर से ये तो ऐसा पॉइंट है, मेरी तसल्ली नहीं होगी जब तक आप मुझे 2-3 दफा सुना नहीं देंगे। हमने केस स्टडी में डिसाइड करना है मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन, वो आप डिसाइड कर लेंगे। अब अगला टास्क क्या है, डिसाइड करना है इफेक्ट इमटेरियल है मटेरियल के परवेसिव। कैसे डिसाइड करेंगे, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो प्रॉफिट दिया होगा या प्रॉफिट नहीं दिया होगा। प्रॉफिट अगर दिया होगा तो कैसे डिसाइड करेंगे इफेक्ट क्या है, 5% ऑफ प्रॉफिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके एक फिगर आ गई, उसको क्या करना है, उसको मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन के अमाउंट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो मटेरियलिटी लेवल से कम है अमाउंट, इमटेरियल, अगर वो 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है मिस स्टेटमेंट की अमाउंट, और अगर 50% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है परवेसिव। डन। अब आ जाए अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है मल्टीपल एरियाज में, यानी 2 या उससे ज्यादा में, परवेसिव इफेक्ट होगा। और अगर एक एरिया में है तो मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है। हम सॉल्यूशन में इस तरह लिखते हैं, इफ मटेरियल तो ये करो, इफ परवेसिव तो ये करो। तो क्या एग्जाम में डिसाइड कर सकते हैं कि इसको सामने लिखा होगा कि मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन, इफेक्ट भी डिसाइड कर लेंगे, इमटेरियल है मटेरियल के परवेसिव। ये तो भैया केस स्टडीज बताएंगे कर सकेंगे कि नहीं, आपने तो बोल दिया। डन जी, आगे चलते हैं। अब सिर्फ समझ लीजिए हाथी निकल गया, दुम रह गई। अब हमने दोनों काम कर लिए, अब क्या करना है, ओपिनियन डिसाइड करो। ये बॉक्स अकाउंटिंग में आपको पता है सबसे पहले क्या सिखाते थे, डेबिट क्रेडिट के रूल्स, और अकाउंटिंग के हर कंसेप्ट में डेबिट क्रेडिट के रूल्स यूज हो रहे होते हैं। ऐसा ही है, जो किरदार अकाउंटिंग में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का है, वही किरदार ऑडिट में इस छोटे से टेबल का है। इसको आपने एग्जैक्टली उसी तरीके से या उसी तरह पक्का याद रखना है जिस तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद रखते हैं। क्या भला, टाइप ऑफ ओपिनियन कैसे दें, कैसे डिसाइड करेंगे किस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन आएगा। भाई हम देखेंगे, 2 फैसले करेंगे। कौन कौन से 2 फैसले, नंबर 1 हम देखेंगे कि क्या क्या इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है। अब आप वो कंक्लूजन के ऊपर आ गए हैं, और अगर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है तो क्या डिसाइड करना है, उसका इफेक्ट इमटेरियल है मटेरियल के परवेसिव। देखिए वही चीजें हैं, अब उसी को सम अप कर रहे हैं। समझ लीजिए अभी तक जितनी डिस्कशन की ना पूरे लेक्चर की, उसको सम अप कर रहे हैं। सारे लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं आया, ये टेबल समझ आ गया ना, यकीन करें हक अदा कर दिया लेक्चर का आपने। क्या कि हमने जब कभी टाइप ऑफ ओपिनियन डिसाइड करना है कि कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन दे, सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन। और अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो फिर क्या देखना है, उसका इफेक्ट क्या है, इमटेरियल मटेरियल के परवेसिव। अगर कोई मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट इमटेरियल है, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा, अनमोडिफाइड। अगर कोई मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट मटेरियल है, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा, क्वालिफाइड। अगर कोई मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट परवेसिव है, कौन सा ओपिनियन दिया जाएगा, एडवर्स। ठीक है, समझ आया भाई, कॉम्बिनेशन समझ आ रहे हैं। मिस स्टेटमेंट के साथ कौन से वाला इफेक्ट जुड़ेगा तो क्या टाइप ऑफ ओपिनियन होगा, समझ आ रहा है। स्कोप लिमिटेशन, अगर इफेक्ट इमटेरियल होगा, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट इमटेरियल, कौन सा ओपिनियन, अनमोडिफाइड। स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट मटेरियल है, कौन सा ओपिनियन, क्वालिफाइड। ये नाम है, पता नहीं किसने रखे हैं, जिसने भी रखे हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें नाम से गर्ज है।
स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव है, कौन सा ओपिनियन? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बोले कौन सा ओपिनियन? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अजीब बात देखें, मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है, दोनों सूरतों में अगर उसका इफेक्ट इमटेरियल है, कौन सा ओपिनियन? दूसरी अजीब बात, इससे भी अजीब बात, वो क्या? मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट अगर मटेरियल हो फिर भी क्वालिफाइड ओपिनियन, स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट मटेरियल हो फिर भी क्वालिफाइड ओपिनियन। का मतलब कोई एजुकेटेड ओपिनियन नहीं है, इसकी लैंग्वेज ऐसी होती है जिसकी वजह से क्वालिफाइड कहा जाता है। मिस स्टेटमेंट है, उसका इफेक्ट परवेसिव है, कौन सा ओपिनियन? एडवर्स। स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव है, कौन सा ओपिनियन? डिस्क्लेमर। ये बात समझ आई आपको? लेकिन और ये रूल तो आपको पता ही है, मिस स्टेटमेंट अगर नजर आ जाए करेक्ट कर ले तो मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करते हैं, करेक्ट कर ले तो वैसा हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी नहीं, अभी डिस्कस हुआ है। स्कोप लिमिटेशन है, लेकिन अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए तो फिर स्कोप लिमिटेशन ऐसी हो जाता है जैसे कभी थी ही नहीं, हम ओके की रिपोर्ट देते हैं कि सब ठीक। अच्छा, अब ये चीज है मेरे, अब इसके मैं आपको चाहता हूं इनका मफहूम मतलब समझे क्या? अगर कोई मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है, उसका इफेक्ट इमटेरियल है, तो रिकॉल करें इमटेरियल का मतलब क्या था? कि कोई फर्क नहीं पड़ता यूजर को। ऐसी सिचुएशन में हम पता है क्या ओपिनियन पैराग्राफ देते हैं? अनमोडिफाइड। और अनमोडिफाइड ओपिनियन में पता है क्या लिखते हैं? वर्डिंग क्या होती है? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। छोटा मोटा प्रॉब्लम कोई हो सकता है, फाइनेंशियल बिल्कुल ठीक। ये ओपिनियन कब देते हैं हम? जब इफेक्टिव मटेरियल अनमोडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, अगर मिस स्टेटमेंट हो और उसका इफेक्ट मटेरियल हो, कोई जैसे डेटर में मिस स्टेटमेंट है, उसका इफेक्ट मटेरियल है, तो बताइए मटेरियल क्या इग्नोरेबल होता है कि डिसीजन को अफेक्ट करता है? वो यूजर्स को बताना जरूरी। इमटेरियल मिस स्टेटमेंट हम रिपोर्ट में नहीं बताते, मटेरियल मिस स्टेटमेंट या परवेसिव बताना जरूरी होती है, क्योंकि वो यूजर के लिए अहम है। तो जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगी ना, उसमें अल्फाज पता है क्या होंगे? एक्सेप्ट फॉर डेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अब देखें इमटेरियल मटेरियल के साथ कंपेयर किया, इमटेरियल में क्या बोला था? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। उसमें कोई ऐसी बात नहीं की थी क्योंकि मिस स्टेटमेंट है। लेकिन अगर क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, मिस स्टेटमेंट है, उसका इफेक्ट मटेरियल है, तो हम क्या कहते हैं? एक्सेप्ट फॉर मटेरियल, सॉरी एक्सेप्ट फॉर इन्वेंटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। एक्सेप्ट फॉर डेटर्स, मिस स्टेटमेंट फिक्स एसेट में होगी तो क्या लिखेंगे फिर? हाँ शाबाश, एक्सेप्ट फॉर फिक्स एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर। ये मैं सिंपल वर्डिंग बता रहा हूं, टेक्निकल वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन अभी मेरा फोकस है कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर। और अगर स्कोप लिमिटेशन हो इन्वेंट्री में, उसका इफेक्ट मटेरियल हो, तो बताइए क्या होगा? ओपिनियन क्या देंगे? ओपिनियन की टाइप कौन सी होगी? क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग क्या होती है भला? एक्सेप्ट फॉर इन्वेंटरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी हम ये भी कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। क्वालिफाइड ओपिनियन की ब्यूटी, अनमोडिफाइड ओपिनियन में पता है क्या है? हम कह रहे हैं सब कुछ ठीक है लगभग। क्वालिफाइड ओपिनियन की ब्यूटी पता है क्या है? हम कह रहे हैं कुछ गलती है, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। एक्सेप्ट फॉर इन्वेंटरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर, एक्सेप्ट फॉर डेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर फिक्स एसेट्स, ठीक है। अब आते हैं अगर मिस स्टेटमेंट हो, उसका इफेक्ट परवेसिव हो। मिस स्टेटमेंट है और वो 50% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा उसका इफेक्ट, तो भैया 50% से ज्यादा का मतलब है, आपको पता है 50% से ज्यादा अगर पेपर गलत हो जाए दोबारा देना पड़ता है, चाहे कुछ सही भी क्यों ना किया हो। तो जब 50% से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत होंगी, तो यूजर को हम ये बताएंगे क्या कि ये इक्का दुक्का चीजें ठीक है, बाकी सारी गलत? नहीं नहीं नहीं, यूजर कहता है मुझे 2-4 चीजें सही होने से भी फर्क नहीं पड़ता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव
टू एंड, बेहतरीन ये चीज। क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन में फर्क सामने रखे। क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट फॉर दिस, एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल में डू नॉट गिव, सॉरी एक्सेप्ट फॉर दिस फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और एडवर्स ओपिनियन में क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड है। और अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगा, इसमें क्या वर्डिंग होगी? इसमें यह नहीं कहेंगे कि डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्यों? क्योंकि हमने एविडेंस लिया ही नहीं। इसमें हम क्या कहेंगे? डिस्क्लेमर में, डिस्क्लेमर में हम कहेंगे वी आर अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, देयरफॉर वी कैन नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन। हम ओपिनियन एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। अगेन वर्डिंग में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन मैं बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ये अल्फाज आपके सामने लिख रहा हूं, बता रहा हूं। कुछ समझ आया? ओपिनियन की वर्डिंग से आपको अंदाजा समझ आ गया हो गया। जब इफेक्ट इमटेरियल होता है तो हम कहते हैं सारा कुछ ठीक है। जब इफेक्ट मटेरियल होता है तो हम कहते हैं ये एक आधे जगह पे मसला है, बाकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। इसमें क्या कहते हैं? सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। और इसमें क्या कहते हैं? हमने कोई वेरिफिकेशन कर ही नहीं सके। हम कोई वेरिफिकेशन, हालांकि थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन हो सकता है कर ली हो, लेकिन वो किसी काम की नहीं होती। जैसे एग्जाम में 15-20 नंबर आ गए पेपर में, वो किसी काम के नहीं है। क्यों? पूरा पेपर तो फारा हो गया ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई 15, 20, 25% की चीजें ठीक भी है, लेकिन 75-80% की चीजें गलत है, तो हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर। फर्क समझ रहे हैं? इमटेरियल का, मटेरियल का और परवेसिव का। तो मुझे बताइए, थोड़ी सी क्विक एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद लेक्चर खत्म। ठीक है? हाँ, यहां पे एंड में एक एग्जाम टिप बता रहा है, कह रहा है क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जब आप देते हैं ना, तो ये कहलाते हैं कलेक्टिवली मॉडिफाइड ओपिनियन। जब आप ये ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे क्वालिफाइड, तो फिर किस रीजन की वजह से ओपिनियन क्वालिफाई हुआ है, वो आपने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेन करना है। यानी जब आप एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं, तो एडवर्स ओपिनियन तो दे दिया, अब उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देनी है। वो कहां देते हैं? अलग से पैराग्राफ में। वो क्या कहलाता है? बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। यानी कहता है अगर कभी आपका ओपिनियन क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हुआ ना, तो ओपिनियन बेशक दें, फिर उसके बाद उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपने कहां इंक्लूड करनी है? बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में। डिस्क्राइब नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में। ये अगर नहीं भी आप इसको पिक कर पा रहे तो इसको छोड़ दें, कम से कम ये तो समझ आ गया। अच्छा, फिर से क्विक एक्सरसाइज करते हैं 2 मिनट की, उसके बाद छुट्टी। क्या कि किस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं? मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा, आपने मुझे टाइप ऑफ ओपिनियन बताना है। मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट इमटेरियल, अनमोडिफाइड ओपिनियन। मिस स्टेटमेंट है इफेक्ट मटेरियल, मिस स्टेटमेंट इफेक्ट परवेसिव। स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट इमटेरियल, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव, मिस स्टेटमेंट इफेक्ट परवेसिव, एडवर्स। शाबाश। स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट मटेरियल, मिस स्टेटमेंट इफेक्ट मटेरियल। जब क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे तो उसकी डिटेल कहां मेंशन करनी है? फर्दर डिटेल। एक तो करें सिर्फ बेसिस फॉर क्वालिफाइड पर छा छू गए हैं। शाबाश। ये था हमारा आज का लेक्चर। लेकिन याद रखें, अभी काम पूरा नहीं, अभी काम आधा हुआ है। क्यों? अभी एग्जाम लेवल पे जाके इस सारे नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? नॉलेज मिल गया हमें, अब आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये भी काम बाकी है। ये कैसे होगा भला? LMS के ऊपर टेस्ट देने से। ठीक है? तो आज के लेक्चर का जो टेस्ट होगा, इसको भी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन? चलिए, ऑनलाइन में से किसी बच्चे का अगर क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।